वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी जीविका इंग्लिश क्लासेस में। और आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पहले के हमारे एक चैप्टर का पार्ट सेकंड है, जिसका नाम है द इंटरव्यू। इससे पहले भी एक वीडियो आप देख चुके होंगे जिसमें द इंटरव्यू का पार्ट वन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की ओपिनियन बताई थी इंटरव्यू देने को लेकर। इंटरव्यू का जो एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, उसको लेकर अलग अलग राइटर्स की क्या सोच थी, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी राइटर्स ऐसे थे जिनके इंटरव्यू देने को लेकर बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे। वो इतने कंफर्टेबल कभी रहे नहीं इंटरव्यू देने में। इंटरव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू का क्या हिस्टोरिकल ओरिजिन है, मतलब इंटरव्यू कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, आम जनता का इंटरव्यूज़ को लेकर क्या मानना है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने पार्ट वन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं एक एक्चुअल इंटरव्यू जो कि हुआ है अम्बर्टो इको का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, इटली में जो यूनिवर्सिटी है उसके एक बहुत बड़े प्रोफेसर है। और इस इंटरव्यू को लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर इंडिया में छपने वाला एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और उसी के जर्नलिस्ट मुकुंद पद्मनाभन ने ये इंटरव्यू किया था अम्बर्टो इको के साथ, जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, इटली में। तो जब वो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेने जाते हैं, वो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हमें दे रहे हैं अम्बर्टो इको का, वो ये बता रहे हैं कि वो एक फॉर्मिडेबल स्कॉलर है। फॉर्मिडेबल यानी जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, है ना। तो वो एक बहुत ही महान, एक बहुत ही बड़े स्कॉलर यानी कि विद्वान है, जिनका बहुत सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स यानी वो सब्जेक्ट्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। तो क्योंकि वो एक प्रोफेसर हैं, तो वो भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मतलब उनका नॉलेज और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, और उन सब्जेक्ट्स में उनके जैसा कोई और पढ़ाने वाला नहीं है। Padmanabhan introduces Umberto Eco as a formidable scholar with expertise in a wide range of academic subjects। ठीक है, तो ये मीनिंग भी आपको नीचे दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद इको कहते हैं, इकोज रिमार्केबल लिटरेरी करियर हैज़ स्पैंड एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, फिक्शंस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड चिल्ड्रंस बुक्स। अब ये जो इंटरव्यू इको का हो रहा है, अम्बर्टो इको का, ये एक प्रोफेसर के तौर पर नहीं हो रहा है, एक लेखक के तौर पर हो रहा है। क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें लिखी थी। जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे, बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिखी थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिक्शंस लिखे, यानी बहुत सारी नॉवेल्स उन्होंने लिखी। और साथ ही साथ जिन सब्जेक्ट्स को वो पढ़ाया करते थे, उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अब वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, तो वो पढ़ाया करते थे सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, जो साइन लैंग्वेज यानी इशारों के माध्यम से जो हम बातें करते हैं, उस लैंग्वेज की जो स्टडी होती है कि कैसे, किस चीज़ को बोलने के लिए कौन से इशारे बनेंगे, कौन से इशारे का क्या मतलब निकलेगा, उसको पढ़ाना और पढ़ने का काम जो करता है वो प्रोफेसर कहलाता है, प्रोफेसर ऑफ सिम्योटिक्स। ठीक है, तो उनका जितना भी लिटरेरी करियर है, यानी कि लेखक के तौर पर उनका जो एक करियर है, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। He attained intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose in 1980। अब एक बहुत बड़े प्रोफेसर तो वो हमेशा से थे, एक प्रोफेसर के तौर पर अम्बर्टो इको हमेशा से लोगों के बीच जाने जाते थे, पर एक राइटर के तौर पर उनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली 1980 में, जब उनकी किताब द नेम ऑफ द रोज छपकर बाहर आई, है। तो उनको एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मिला। इस फ्रेज को आप ध्यान रखें, जब भी आप अम्बर्टो इको के राइटर की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें, आप वहाँ पर इस फ्रेज को यूज़ करें,
इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम यानी उनके इंटेलिजेंस को, कि वो कितने विद्वान हैं, वो कितना अच्छा लिख सकते हैं, इस चीज़ को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली 1980 में, जब उनकी किताब द नेम ऑफ द रोज पब्लिश हुई। ठीक है। Padmanabhan began the interview by quoting author and critic David Lodge on Eco's writing output. तो अम्बर्टो इको से बात करते समय, उनका इंटरव्यू लेते समय पद्मनाभन सबसे पहली चीज़ जो करते हैं वो ये बताते हैं कि डेविड लॉज का अम्बर्टो इको के लिखने के बारे में क्या सोचना है, यानी जिस तरीके से वो लिखते हैं उसके बारे में क्या सोचना है। तो डेविड लॉज भी इंग्लैंड को बिलोंग करने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले एक बहुत बड़े राइटर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। क्रिटिक का मतलब बच्चों ये होता है जो किसी भी क्षेत्र में होने वाले काम पर आप अपनी ओपिनियन देता है, अपनी सजेशंस देता है कि वो काम अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या कमियां थी, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ हर फ्राइडे जब फिल्म रिलीज़ होती है तो उस फिल्म के लिए भी फिल्म क्रिटिक होते हैं हमारे यहाँ, जो ये बताते हैं कि इस फिल्म में क्या अच्छा था, इस फिल्म में क्या कमियां थी, क्या चीज़ थी जो बहुत कमज़ोर थी, इस फिल्म को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे ही राइटिंग की दुनिया में भी क्रिटिक होते हैं। तो ऐसे ही एक क्रिटिक है डेविड लॉज, जिनका ईगो के बारे में ये कहना है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज, ही मतलब ईगो। तो कहते हैं मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है जितनी चीज़ें इको कर लेते हैं। यानी वो पढ़ा भी लेते हैं, वो लिख भी लेते हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो एसेज भी लिख लेते हैं, वो नॉवेल्स भी लिख लेते हैं। तो वो इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। तो ये डेविड लॉज का कहना था अम्बर्टो इको के बारे में। इको कमेंटेड दैट हिज राइटिंग फोकस्ड ऑन वन थिंग, सिमिलर टॉपिक्स विच मेक्स हिज राइटिंग प्रोसेस ईजियर। तो डेविड लॉज की इस बात का जवाब देते हुए अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं बहुत आसानी से इतनी सारी चीज़ें इसलिए लिख पाता हूँ क्योंकि मेरा लिखने का टॉपिक हमेशा एक जैसा रहता है। यानी जिस सब्जेक्ट्स को लेकर मैंने अभी तक चीज़ें लिखी हैं या मैं लिखता आया हूँ, मैं उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक के आसपास की चीज़ों पर ही लिखता हूँ, ताकि मुझे बहुत अलग से कुछ सोचना ना पड़े। मेरे पास हमेशा थोड़ा मटेरियल तैयार रहे कि मुझे अच्छा अब इस मटेरियल को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जब मैं एक ही जैसी चीज़ों के बारे में बार बार लिखता हूँ तो मेरे लिए लिखना आसान होता चला जाता है, मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। He also made use interstices और empty spaces to expand his writing output. अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है अम्बर्टो इको ने दिया है। उनका ये कहना है वो इंटरस्टाइसेस में लिखते हैं। इंटरस्टाइसेस यानी दो कामों के बीच में जो खाली समय मिलता है। जैसे मानिए एक बहुत आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड ही मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक पीरियड ख़त्म होता है तो एक टीचर जब क्लास से जाते हैं और जो अगले पीरियड के टीचर हैं वो क्लास में आते हैं, उस बीच थोड़ा सा खाली समय बचता है, 1 मिनट का, 2 मिनट का। तो इसी खाली समय को राइटर ने यहाँ पर इंटरस्टाइसेस कहा है और उनका कहना है कि मैं इस छोटे छोटे खाली समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। बच्चों, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या आप अपने दो कामों के बीच में मिलने वाले खाली समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अम्बर्टो इको का कहना है कि एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वो बहुत आसानी से इतना ज़्यादा लिख पाते हैं, क्योंकि वो अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी उन्हें थोड़ा भी खाली समय मिलता है वो उस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उस समय में कुछ ना कुछ वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो पिक्चर आपको दी गई है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो दो पेड़ों के बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है, इन्हें इंटरस्टाइसेस कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इको का मतलब है, फॉर इको एम्प्टी स्पेसेस आर द टाइम बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स। यानी दो अलग अलग कामों के बीच में जो थोड़ा भी खाली समय उनको मिलता है उसे वो इंटरस्टाइसेस कहते हैं। और उन्हीं छोटे छोटे इंटरस्टाइसेस का, उन्हीं छोटे छोटे खाली समय का वो इस्तेमाल करते हैं और अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। एज एन इलस्ट्रेशन, इको यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ द करंट मीटिंग।
और इन्हीं इंटरस्टाइसिस को और अच्छे से समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण। तो वो कहते हैं कि ये जो करंट मीटिंग थी, यानी पद्मनाभन के साथ जो उनका ये इंटरव्यू शेड्यूल था, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। वाइल वेटिंग फॉर पद्मनाभन टू कम ओवर एंड इंटरव्यू हिम, इको यूज्ड द टाइम प्रोडक्टिवली टू राइट एन आर्टिकल। तो उन्होंने कहा आप ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में जब तक ऊपर थर्ड फ्लोर पर आए मुझसे मिलने, है ना, आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पर आपको ये लाइंस मिल जाएंगी, जहां पर वो कहते हैं कि जब तक पद्मनाभन लिफ्ट से थर्ड फ्लोर तक ऊपर आए अम्बर्टो इको से मिलने, तो इस बीच का जो टाइम था जब अम्बर्टो इको पद्मनाभन का इंतजार कर रहे थे, इस बीच उन्होंने अपना एक आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। मतलब अब पद्मनाभन का इंतजार करते करते अम्बर्टो इको खाली नहीं बैठे हुए थे कि हाँ आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं। इतनी देर में उन्होंने क्या कहा कि वो आएंगे, जब आएंगे तब तक मेरे पास समय है, उनका इंतजार भी हो जाएगा और मेरा लिखने का एक काम भी पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वो कंप्लीट कर लिया इतनी देर में। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है। Padmanabhan then talks about Eco's writing style, which is different from mainstream academic writing. तो वो क्या कहते हैं, पद्मनाभन का कहना है, वो अम्बर्टो इको से बात करते हैं और कहते हैं कि जो आप अकेडमिक राइटिंग करते हैं, यानी जब आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हैं जो आप पढ़ाते हैं, तो उनको लिखने का तरीका, जब आप वो किताबें लिखते हैं, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है। बाकी जो प्रोफेसर्स हैं, बाकी जो लोग हैं जो इस एकेडमिक टेक्स्ट लिखते हैं, जो एकेडमिक टॉपिक्स पर लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अलग तरीके की होती है, बहुत सीरियस होती है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होंगी, बहुत एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी, एक औपचारिक भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। पर आपकी भाषा ऐसी नहीं होती, आपकी भाषा बहुत अलग होती है। Your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. प्लेफुल यानी कि उसमें एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज होती है। नॉर्मल जो हमारा एकेडमिक टेक्स्ट होते हैं, आप अपनी किताबें पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज एक समय के बाद हमें बोरिंग लगने लगती है। तो उनका कहना है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित किताबों में इस्तेमाल करते हैं, वो लैंग्वेज भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, कहानियों की तरह आप अपनी बात को कह जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके लिखने की। तो पद्मनाभन इस बारे में भी उनसे बात करते हैं और इसके रिप्लाई में इको एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा सुनाते हैं। इको बताते हैं कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, है ना, पीएचडी के समय जो उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट करी थी, तब उनके साथ एक मज़ेदार किस्सा हुआ था, वो यहाँ पर बताते हैं। थीसिस एक वो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, एक वो फाइनल एक तरीके की बुक होती है जो आप पीएचडी के ख़त्म होने पर अपने प्रोफेसर को सबमिट करते हैं, जिसमें आपने जितना भी रिसर्च का काम किया है, जो टॉपिक आपका पीएचडी का था उस पर आप जितना भी रिसर्च करते हैं, जो भी आप मटेरियल ढूंढते हैं, उसके बारे में जो भी बातें आप पता करते हैं, उसको आप एक बुक के फॉर्म में लिखकर, एक बड़े से मोटे से प्रोजेक्ट के फॉर्म में लिखकर आप सबमिट करते हैं, उसे हम थीसिस कहते हैं। तो ऐसे ही जब अम्बर्टो इको ने अपनी पीएचडी करी थी और उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट करी थी, तो उस थीसिस के सबमिट करने के समय पर एक बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ था। वो यहाँ पर उसी की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनके प्रोफेसर का कहना था कि उन्होंने अपनी थीसिस को बहुत ही अलग तरीके से लिखा है। क्या कहा था उन्होंने, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन one of his professors commented on his unconventional style of research, that is telling the story of his research rather than focusing on a hypothesis or a conclusion. तो उनके जो प्रोफेसर थे, उनका कहना था कि उनकी जो थीसिस लिखने की जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग है, अनकन्वेंशनल यानी दूसरों के जैसी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से बहुत हटके है। अब वो क्या था अलग, क्या था उनकी थीसिस में, कि उन्होंने अपनी थीसिस में ये नहीं लिखा था कि मैंने इतना सब कुछ जानकारी इकट्ठी जो की है उसका ये कंक्लूजन निकलता है।
उसके आधार पर मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो कि जनरली पीएचडी थीसिस में लिखा जाता है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई कि उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस कैसे तैयार करी, कहाँ से उन्होंने मटेरियल लिया, किस तरीके के लोगों से वो मिले, कैसे उन्होंने उस मटेरियल को पूरा ऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने उस पूरी कहानी को समझाया और फिर उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरी थीसिस का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है। तो उनका थीसिस को प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो बाकी लोगों से बहुत अलग था। इको एंजॉयड यूजिंग अ नरेटिव अप्रोच टू हिज एसेज। तो इको जब भी कुछ लिखते हैं, खास करके जब वो एसेज लिखते हैं, यानी जब वो किसी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर कोई बहुत बड़ा एसे लिखते हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन जब वो लिखते हैं, तो उसको भी वो एक कहानी के तरीके से लिखना पसंद करते हैं। नरेटिव अप्रोच का मतलब होता है जब आप किसी भी बात को एक कहानी का रूप देकर कहते हैं, उसी तरीके को हम नरेटिव अप्रोच कहते हैं। तो अम्बर्टो इको का भी यही तरीका था। वो जब भी कुछ लिखते थे, चाहे वो कोई एकेडमिक एसे लिख रहे हों, वो उसको भी एक कहानी के तौर पर ही लिखा करते थे। बिकॉज ऑफ दिस ओनली ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स आफ्टर द एज ऑफ 50। और उनके इसी लिखने के लगाव को लेकर और कहानियाँ कहने के लगाव को लेकर, है ना, उनका जो एक ये तरीका था कि वो हर बात को कहानी के तरीके से कहते थे, कहानी के रूप में कहा करते थे। उनकी इसी आदत के कारण उन्होंने 50 ईयर्स की एज के बाद नॉवेल लिखना चालू किया। यानी एक बहुत लंबा समय था जब तक उन्होंने नॉवेल लिखने के बारे में सोचा नहीं था। पर जब उनको ये चीज़ समझ में आने लगी कि उनको कहानियाँ कहना बहुत पसंद है, तब फिर उन्होंने सोचा कि जब मुझे कहानियाँ कहना ही है तो क्यों ना मैं इन कहानियों को किताबों के रूप में लिखना चालू करूं। Padmanabhan then asked whether Eco was bothered by the novelist tag despite having written noted academic works. तो पद्मनाभन अगली चीज उनसे यह पूछते हैं कि क्या आपको इस बात से कभी तकलीफ होती है कि आपको एक प्रोफेसर के तौर पे ना जानकर आज दुनिया आपको एक लेखक के तौर पर जानती है। यानी आपने बहुत सारी एकेडमिक टेक्स्ट लिखी हैं, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस एकेडमिक वर्क लिखा है, पर उसके बावजूद भी आज दुनिया आपको एक नॉवलिस्ट के तौर पर जानती है। तो क्या आपको कभी इस बात से कोई परेशानी होती है, क्या इस बात का बुरा लगता है? तो अम्बर्टो इको कहते हैं, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें थोड़ा बुरा तो कभी कभी लगता है क्योंकि वो खुद भी अपने आप को हमेशा एक प्रोफेसर पहले मानते हैं। आज वो भले ही राइटर के तौर पे दुनिया में कितने ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, पर वो अपने आप को सबसे पहले हमेशा एक प्रोफेसर मानते हैं। उनका कहना है, मैं एक फुल टाइम प्रोफेसर हूँ, पार्ट टाइम राइटर हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर्स में लिखने के लिए बहुत काम आएगी। आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। इवन इस लाइन के ऊपर ही एक क्वेश्चन बनता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, या इस लाइन में अम्बर्टो इको क्या कहना चाहते थे वो बताइए। तो उनका ये कहना था कि मैं संडेज को, यानी जब मेरे पास छुट्टी होती है, मैं सिर्फ तभी नॉवल लिखता हूँ। बाकी जो मेरा पूरा समय है, मेरे जो बाकी के पूरे दिन है, वो मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मटेरियल लिखने में ही जाता है। तो मैं पहले एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक फुल टाइम प्रोफेसर हूँ और मैं एक पार्ट टाइम राइटर हूँ। Eco replied yes, but even though he considered himself an academic practically, he knew he reached a broader audience as a novelist. पर वो इस बात को भी समझते हैं और इस बात को भी मानते हैं कि भले ही वो अपने आप को एक प्रोफेसर मानते हैं, एक प्रोफेसर समझते हैं, पर क्योंकि एक नॉवलिस्ट के तौर पर वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हैं। ऑब्वियसली देखिए, उनके एकेडमिक टॉपिक से रिलेटेड वो जो कुछ भी लिखते हैं, वो उनका काम सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, या वो प्रोफेसर्स पढ़ेंगे जो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। आम जनता का उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। पर उनकी लिखी हुई जो नॉवेल्स है, उसको तो आम जनता भी पढ़ती है। तो नॉवेल्स लिखने के बाद से, किताबें लिखने के बाद से, उपन्यास लिखने के बाद से वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं।
पद्मनाभन देन कम टू इकोज मास्टरपीस। अब इसके बाद वो इको के सबसे बड़े मास्टरपीस यानी उनके सबसे फेमस वर्क द नेम ऑफ द रोज के बारे में बात करते हैं। He asked whether Eco was surprised by his readers' enjoyment of the name of the rose, which dealt with complex ideas of religion, philosophy and medieval history. अगला सवाल जो इको से पद्मनाभन ने पूछा वो उनकी किताब के बारे में था जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। और वो ये पूछते हैं कि जब लोगों को आपकी किताब इतनी ज़्यादा पसंद आई, लोगों ने जब आपकी इस किताब को पढ़ना इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, तो क्या आपके लिए वो एक बहुत आश्चर्य भरी बात थी? क्या आपके लिए वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था? क्योंकि आपकी जो किताब है वो किसी बहुत आसान टॉपिक पर नहीं है। उसमें रिलीजन के बारे में बात की गई है, उसमें फिलॉसफी के बारे में बात की गई है यानी जीवन जीने के तरीके के बारे में बात की गई है, उसमें थोड़ा बहुत हमारे दुनिया की जो मिडिवल हिस्ट्री है यानी जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में भी बात की गई है। तो आपने इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करी है वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत नॉर्मल या बहुत आसान टॉपिक्स नहीं है। फिर भी लोगों ने उसे इतना पसंद किया और इतना पढ़ा उसको, क्या आपको इस चीज़ से कभी आश्चर्य होता है? तो इको आगे रिप्लाई करते हैं, इट वॉज ओनली पब्लिशर्स एंड जर्नलिस्ट हु वर सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ देयर नैरो व्यू ऑफ द रीडिंग पब्लिक। तो उनका कहना था कि वो कभी भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक नहीं हुए, उनको इस चीज़ का कभी कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमेशा से जानते थे कि लोगों के अंदर कितनी समझदारी है, जो आम जनता है वो क्या समझ सकती है और क्या नहीं, या वो कितनी समझदार है, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सरप्राइज कौन हुआ? हमारे वो जर्नलिस्ट हुए, वो पब्लिशर्स यानी जो बुक छापते हैं वो पब्लिशर्स हुए, जिनके हिसाब से जनता को बहुत आसान और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही इलॉजिकल टॉपिक्स पे ही कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद आता है। यानी जब आप उनसे कोई गहरी बात करने जाएंगे, आप उनसे लाइफ से रिलेटेड किसी सीरियस टॉपिक पे बात करने जाएंगे तो जनता समझेगी नहीं। ऐसा जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का मानना था। इको को इस बात पे कभी कोई शक नहीं था कि जनता जो है वो बहुत समझदार है, आप उनको कुछ सीरियस चीज़ें देते नहीं हैं पढ़ने के लिए, इसलिए उनका वो टेस्ट कभी डेवलप हो नहीं पाया। पर अगर उनको कुछ अच्छा, कुछ सीरियस दिया जाएगा पढ़ने के लिए तो वो उस चीज़ को हमेशा पसंद करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ को पढ़ने में उन्हें आनंद भी आएगा, वो इन्जॉय करेंगे उसे पढ़ना। तो इको को कहीं कोई शक नहीं था कि उनके द्वारा लिखी गई किताब को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। He believed the readers read his novel because they wanted a complex experience, reading experience. तो इको का तो मानना था कि उनकी किताब जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो उनकी किताब को इतना पसंद कर रहे हैं, वो तो हमेशा से कुछ ऐसा पढ़ना चाहते थे। उनका हमेशा से मन था कि उन्हें किसी सीरियस टॉपिक पर कुछ पढ़ने को मिले जिसका कोई एक अच्छा मीनिंग निकलता हो। फाइनली पद्मनाभन आस्क्स इको टू कमेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। तो आखिरी में जो उनका लास्ट क्वेश्चन है उसमें पद्मनाभन कहते हैं, आपकी बुक की ये जो सक्सेस है, इसकी जो ये कामयाबी है, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो इको का कहना था कि मुझे खुद को भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो कैसे गई। मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ये एक रहस्य है, ये एक मिस्ट्री है। और यहीं पर वो इस बात को ख़त्म कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने इसका पार्ट 1 देखा, आज पार्ट 2 था। देखने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। और बस एक काम आपको करना है, इस वीडियो को ही नहीं, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को भरपूर लाइक दें और इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने और समझें।